नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज में 13वां वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम 13वें चैप्टर नाभिक से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, राजस्थान बोर्ड के द्वारा जारी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस चैप्टर का अंक विभाजन देख लेते हैं। इस चैप्टर में से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा आधे अंक का, एक अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा वो भी आधे अंक का, साथ में एक लघुतरात्मक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा जो कि 1.5 अंक का होगा। कुल मिलाकर इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 अंक के होंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम लेंगे कुछ इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो यह है कि एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक की समतुल्य ऊर्जा है कि एक एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल कितनी ऊर्जा होती है। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि एक जो एटॉमिक मास यूनिट है वो कितने किलोग्राम के इक्वल होता है। तो ये बराबर होता है 1.660539 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम के। अब हमारे को पूछा है इस द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा कितनी होगी। तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अकॉर्डिंग इस द्रव्यमान को हम ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे समतुल्य ऊर्जा, समतुल्य ऊर्जा। देखिए E बराबर होता है mc²। यहाँ पर जो m है वो है 1 AMU इंटू में c²। AMU का मान है 1.660539 इंटू 10⁻⁻27 c²। c का मान है 3 गुणा 10 की घात 8। इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो विद्यार्थियों हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होगी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाभिक जिंक की त्रिज्या लगभग है। फर्मी में हमें इसकी रेडियस पूछी है। तो देखिए विद्यार्थियों, जिंक की हमें द्रव्यमान संख्या यहाँ पर दे रखी है 64। हम एक फॉर्मूला जानते हैं त्रिज्या ज्ञात करने के लिए। देखिए क्या जानते हैं, R बराबर R0 1 की पावर 1/3। जहाँ ये जो R0 है ये कांस्टेंट है, इसका मान 1.2 गुणा 10 की घात -15 मीटर होता है। ए द्रव्यमान संख्या है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर एक का जो मान है वो है 64। तो R बराबर देखिए क्या निकल कर आ रहा है, R0 1.2 गुणा 10 की घात -15। एक का जो मान है वो है 64, 64 की घात है 1/3। तो 1.2 गुणा 10 की घात -15, 64 को हम लिख सकते हैं 4 की घात 3 और उसकी घात है 1/3। 1.2 गुणा 10 की घात -15। यहाँ से इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 हमारे पास में रह जाएगा। 4 को 1.2 से गुणा करेंगे 4.8 हमारे पास में आ जाएगा। ये आ गया है कैपिटल R 4.8 फर्मी। क्लियर, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी नाभिक में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा
क्या दिखाती है, क्या दर्शाती है? तो देखिए, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा नाभिक के स्थायित्व के बारे में बताती है। ईबीएन का मान जितना ज्यादा होगा, नाभिक का स्थायित्व भी उतना ही ज्यादा होगा। तो ईबीएन का जो मान है वो नाभिक के स्थायित्व को बताता है, नाभिक के स्थायित्व को बताता है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी तारे में ऊर्जा उत्पत्ति का मुख्य कारण है, कि किसी तारे में ऊर्जा उत्पन्न होने का जो मेन रीजन है वो क्या है? तारों पर तथा सूर्य पर नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं होती है। इसको क्लियर कर लें। नाभिकीय अभिक्रियाओं में भी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। और यहाँ पर नाभिकीय संलयन हम ये जानते हैं कि हल्के नाभिक आपस में मिलकर भारी नाभिकों का निर्माण करते हैं। नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं के अंदर हल्के नाभिक आपस में मिलकर भारी नाभिकों का निर्माण करते हैं। और सूर्य एवं तारों के ऊपर जो हल्के नाभिक हैं वो हाइड्रोजन होते हैं, और ये भारी नाभिक हीलियम का निर्माण करते हैं। तो तारों के ऊपर हल्के नाभिकों का संलयन होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि द्रव्यमान संख्या में वृद्धि होने पर नाभिक से संबंधित कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती? तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं द्रव्यमान की। तो जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान संख्या में वृद्धि होगी तो द्रव्यमान भी बढ़ेगा। तो देखिए, किसी भी नाभिक का जो द्रव्यमान है, मास ऑफ न्यूक्लियाई, मास ऑफ न्यूक्लियाई, ये बराबर होता है जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड, ये न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई, मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियाई का जो द्रव्यमान है वो एक के बढ़ने पर इंक्रीज होता है। इस कारण से ऑप्शन ए सही नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ आयतन की। तो देखिए विद्यार्थियों, नाभिक को हम एक गोला मान सकते हैं, और गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और आर की जो वैल्यू है वो हम अभी एक क्वेश्चन के अंदर हमने पुट की थी कि आर बराबर r0 हम 1/3 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 4/3 पाई r0 का क्यूब a। तो यहाँ से देखिए हमारे पास में ये स्पष्ट हो गया कि जो आयतन है वो द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है। तो द्रव्यमान संख्या बढ़ेगी तो आयतन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारे को ये पूछा कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती, तो आयतन तो परिवर्तित होता है। फिर बात करते हैं बंधन ऊर्जा की। देखिए, नाभिकीय बंधन ऊर्जा जिसे हम ईबी ईबी या डेल्टा ईबी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बराबर होती है डेल्टा एम द्रव्यमान क्षति इंटू सी स्क्वेयर, जिसे हम जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियाई, मास ऑफ न्यूक्लियाई इंटू सी स्क्वेयर से पुट करते हैं। तो यहाँ पर भी द्रव्यमान संख्या बढ़ेगी तो बंधन ऊर्जा इंक्रीज होगी। फिर हम बात करते हैं घनत्व की। तो घनत्व को हम रो से लिखते हैं, और ये द्रव्यमान बट्टा आयतन के बराबर होता है। द्रव्यमान बट्टे में आयतन। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, द्रव्यमान को हम एटॉमिक मास यूनिट में लें तो हम AMU लिख सकते हैं, और आयतन हमारे पास में 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें r0 का क्यूब a आ जाएगा। यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा। एटॉमिक मास यूनिट में यदि इसको हम लेकर चले तो 1.66 × 10⁻⁻27 kg। और
यहाँ पर 4/3 पाई r0 का क्यूब, ये सारे के सारे कांस्टेंट है, तो जो घनत्व है वो कांस्टेंट रहता है। इस कारण से ऑप्शन डी यहाँ पर सही होने वाला है, क्योंकि घनत्व है वो द्रव्यमान संख्या के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दो विभिन्न नाभिकों की द्रव्यमान संख्याएं 3 व 81 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए विद्यार्थियों, एक रिलेशन हम यहाँ पर जानते हैं, r बराबर, क्वेश्चन देख चुके हैं, r बराबर हम जानते हैं r0 एक की पावर 1/3। तो पहले नाभिक की बात यहाँ पर करें तो पहले नाभिक के लिए r1 बराबर आ जाएगा r0 a1 की घात 1/3। इसी प्रकार से दूसरे नाभिक की बात करें तो r2 बराबर r0 a2 की घात 1/3। यदि यहाँ पर हमें इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करें तो r1 बट्टे में r2 बराबर r0 a1 की पावर हमारे पास में है 1/3 r0 a2 की पावर हमारे पास में है 1/3। r0 से r0 कैंसिल हो जाएगा, a1 बट्टे में a2 की घात हमारे पास में है 1/3। तो r1 बट्टे में r2 हमारे पास में देखिए क्या निकल कर आ रहा है, a1 हमारे पास में है 3, a2 हमारे पास में है 81, इसकी घात है 1/3, 1/27 की घात हमारे पास में है 1/3। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/3 की घात 3 और उसकी भी पावर है 1/3, तो यहाँ से ये 1/3 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इनका जो रेशियो है वो 1:3 में प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु के नाभिक के कण होते हैं। तो विद्यार्थियों, परमाणु के अंदर 3 मूलभूत कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनमें से जो नाभिक है इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इनको न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। देखिए कौन सी रासायनिक अभिक्रिया के जरिए ये इनको खोज हुई थी? तो बेरिलियम के ऊपर जब इन्होंने अल्फा कणों का अटैक करवाया, ये हमारे पास में बेरिलियम है और इसके ऊपर अल्फा कण का अटैक करवाया 2He4, ये अल्फा कण है। तो यहाँ पर कार्बन परमाणु बना, साथ में न्यूट्रॉन का उत्पादन हुआ। इस एक उदासीन कण यहाँ पर रिलीज हुआ, तो जिसे न्यूट्रॉन कहा गया। ये रासायनिक अभिक्रिया जेम्स चैडविक के द्वारा की गई, जिसमें न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म समभारिक हैं। पहले मैं ये क्लियर कर दूं, समभारिक किसे कहते हैं कि ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, उनको हम समभारिक कहते हैं। समस्थानिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक समान होता है, सब न्यूट्रॉनिक के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो यहाँ पर द्रव्यमान संख्या सेम होनी चाहिए, तो हमें ऑप्शन डी में ये नजर आ रहे हैं, फास्फोरस 30 और सिलिकॉन 30 दोनों की द्रव्यमान संख्या समान है, तत्पश्चात ये दोनों समभारिक हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रेडियम 226 नाभिक में होते हैं। देखिए यहाँ पर हमें न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैलकुलेट करनी है। तो विद्यार्थियों, इसका जो परमाणु क्रमांक है जेड, वो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 88। इसके अलावा हमें यहाँ पर द्रव्यमान संख्या ये दे रखी है 226। मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं,
कि जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो द्विमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटाने पर हमें प्राप्त होती है। तो 226 में से आप 88 घटा दीजिए तो हमारे पास में आ जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या 138। न्यूट्रॉनों की संख्या हमें 138 प्राप्त हो जाती है। इधर तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक सेम होता है, तो यहाँ पर जेड का मान 88 दे रखा है। तो प्रोटॉन है 88, जो कि किसी भी ऑप्शन, हाँ ये दे रखा है, प्रोटॉन 88 है और न्यूट्रॉन 138 है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी परमाणु के नाभिक की प्रति न्यूक्लियन औसत बंधन ऊर्जा होती है, लगभग कितनी होती है? ज्यादातर नाभिकों की यदि हम बात करें तो उनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नाभिकीय बल होते हैं, तो नाभिकीय बल के गुणों से संबंधित ये क्वेश्चन है। मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि नाभिकीय बल है उनकी प्रकृति आकर्षण प्रकृति की होती है। इनकी जो प्रास है वो काफी कम होती है, बहुत कम होती है। नाभिकीय दूरियों में ही नाभिकीय बल काम करते हैं। ये प्रकृति में पाए जाने वाले बलों में से सबसे प्रबल बल है। इन बलों का जो मान है वो आवेश पर निर्भर नहीं करता। हालांकि इनका जो मान है वो चक्रण पर निर्भर करता है। इनमें संतृप्तता का गुण भी पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं कि लघु परासीय बिल्कुल सही है। आकर्षी आकर्षण प्रकृति के होते हैं, आवेश पर निर्भर नहीं, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित नाभिकीय समीकरण में कण अक्ष है। देखिए बेरिलियम, इसके ऊपर ये अल्फा कण का अटैक हुआ तो कार्बन का निर्माण हुआ, साथ में अक्ष बना। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ये रासायनिक अभिक्रिया आपको बताई है, नाभिकीय अभिक्रिया आपको बताई है। बेरिलियम के ऊपर जब अल्फा कण का अटैक होता है तो कार्बन बनता है, साथ में न्यूट्रॉन का उत्सर्जन होता है। ये जो अक्ष आप देख पा रहे हैं, ये अक्ष हमारे पास में न्यूट्रॉन होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, इधर 6, तो इसकी 0 होगी। सॉरी, परमाणु क्रमांक चलिए देख लीजिए इसको। ये बेरिलियम, ये है अल्फा कण, साथ में कार्बन, और ये यहाँ पर न्यूट्रॉन का निर्माण होगा। 4, 2, 6 और 0। इसकी ये 9 और 4, 13, 12 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया। न्यूट्रॉन का उत्सर्जन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परमाणु बम का विस्फोट निम्न कारण से होता है, तो नाभिकीय विखंडन की वजह से ऐसा होता है। नाभिकीय विखंडन के कारण से ऐसा होता है। सूर्य में ऊर्जा मुख्यतः उत्पन्न होती है, तो सूर्य पर हाइड्रोजन परमाणुओं के संलयन के कारण से, हाइड्रोजन परमाणु संलयित होकर हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, जिससे अपार ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। सूर्य और तारों पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित नहीं करते। जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, रेडियोधर्मी तत्व होते हैं, उनमें अल्फा क्षय होता है, जो कि हीलियम का नाभिक का उत्सर्जन होता है, जिसमें हीलियम के नाभिक का उत्सर्जन होता है। फिर है बीटा क्षय, इसमें या तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है या प्रोटॉन का उत्सर्जन होता है, सॉरी पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होता है। गामा क्षय के दौरान है फोटोन का उत्सर्जन होता है। तो यहाँ पर रेडियोधर्मी तत्व में किसका उत्सर्जन नहीं होता? तो देखिए इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सकता है, पॉजिट्रॉन का हो सकता है, प्रोटॉन का नहीं होता। हीलियम नाभिक का भी होता है, तो प्रोटॉन का नहीं होता। हमारे को यही पूछा कौन सा कण उत्सर्जित नहीं होता, तो प्रोटॉन ही नहीं होता। अब यहाँ पर हम कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है
वो है ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए आवश्यक दो शर्तें लिखिए। देखिए नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं अति उच्च ताप के ऊपर संपन्न होती है। तो टेम्परेचर है वो लाखों डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, 10 की घात 7 केल्विन का ताप चाहिए। दाब भी अति उच्च होना चाहिए, प्रेशर भी बहुत अधिक होना चाहिए। इसके साथ में संलित होने वाले नाभिक पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए, तब ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया संपन्न होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी नाभिक की त्रिज्या कैपिटल आर एवं द्रव्यमान संख्या ए के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो विद्यार्थियों एक रिलेशन हमारे पास में है, आर बराबर होता है आर नॉट 1/3, जहाँ आर नॉट है ये होता है 1.2 गुणा 10 की घात -15 मीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या होता है। एटॉमिक मास यूनिट हम किसे कहेंगे। तो विद्यार्थियों परमाणु द्रव्यमान मात्रक, इसको हम शॉर्ट में एएमयू से लिखते हैं। परमाणु द्रव्यमान मात्रक ये कार्बन 12 के द्रव्यमान का 12वां हिस्सा होता है। कार्बन 12 का द्रव्यमान, और यदि इसको हम 12 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास में 1 AMU आ जाएगा। कार्बन 12 का जो द्रव्यमान है वो 1.99267 इंटू 10⁻26 होता है। और यहाँ से इसको यदि हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में 1 AMU प्राप्त हो जाएगा। 12 से डिवाइड करने पर 1.660539 इंटू 10⁻27 किलोग्राम प्राप्त होगा। ये हमारे पास में आ गया है एक एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कहता है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो किसी भारी नाभिक का सॉरी हल्के नाभिक आपस में मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करें। यहाँ पर आएगा हल्के नाभिक। थोड़ा सा देखिए कि जब दो या दो से अधिक नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर आएगा हल्के नाभिक। हल्के नाभिक आपस में मिलकर यदि भारी नाभिक का निर्माण करते तो उस अभिक्रिया को हम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। ये हमारे पास में एक हाइड्रोजन परमाणु है, एक दूसरा हाइड्रोजन परमाणु है। ये दोनों H12 ड्यूटेरियम का निर्माण करते हैं। साथ में यहाँ पर पॉजिट्रॉन बाहर निकलता है, न्यूट्रिनो नामक कण बाहर निकलता है और ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो यह है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का उदाहरण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं। नाभिकीय विखंडन किसको कहा जाता है। तो नाभिकीय विखंडन में क्या होगा कि एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटेगा। तो जब कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक लगभग समान द्रव्यमान वाले हल्के नाभिकों में टूट जाता है तो उस अभिक्रिया को हम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए हमारे पास में यहाँ पर यह है यूरेनियम 235, एक भारी नाभिक। इसके ऊपर हम न्यूट्रॉन का अटैक करवाते हैं तो ये एक अस्थायी नाभिक यूरेनियम 236 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये अस्थायी नाभिक दो टुकड़ों में टूट जाता है, बेरियम तथा क्रिप्टॉन में। साथ में 3 न्यूट्रॉन और अपार ऊर्जा का भी उत्सर्जन होता है। यह है नाभिक की विखंडन अभिक्रिया और उसका उदाहरण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा को परिकलित कीजिए। हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो द्रव्यमान है वो दे रखा है 1 ग्राम
इसको यदि हम किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो 10 की घात -3 किलोग्राम हमारे पास में आ जाएगा। अब हम इसके समतुल्य ऊर्जा ज्ञात करना चाह रहे हैं। E बराबर होता है m इंटू सी स्क्वेयर। m का जो मान है वो हमारे पास में है 10 की घात -3। सी की यदि हम बात करें तो 3 गुणा 10 की घात 8 स्क्वेयर कर देंगे। 9 गुणा 10 की घात 16 -3, तो 9 गुणा 10 की घात 13 जूल हमें प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नाभिकीय बलों के कोई दो गुण लिखिए। नाभिकीय बलों के कोई दो गुण। सबसे पहले हम बात करें प्रकृति की, तो नाभिकीय बल हैं वो आकर्षण प्रकृति के होते हैं। इन बलों की जो प्रकृति है वो आकर्षण प्रकृति होती है। क्लियर। फिर हम बात करते हैं इनकी प्रास। इनकी प्रास बहुत कम होती है, अल्प प्रास होती है। ये 10 की घात -14 मीटर, 10 की घात -15 मीटर में काम करते हैं। फिर अगले गुण की बात करें प्रबलता, तो ये सबसे प्रबल बल, प्रकृति में पाए जाने वाले बलों में से सबसे प्रबल बल होता है नाभिकीय बल। आवेश पर निर्भरता, तो आवेश पर निर्भर नहीं करते, चक्रण पर निर्भर करते हैं। संतृप्तता का गुण इनमें पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध लिखिए। देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन ने ऊर्जा तथा द्रव्यमान के मध्य एक रिलेशन बताया, जिसको हम आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहते हैं। E बराबर mc² होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिवता किसे कहते हैं? रेडियो एक्टिवता किसे कहा जाता है? देखिए, डेफिनेशन समझेंगे यहाँ पर कि यदि कोई पदार्थ स्वतः ही विकिरणों का उत्सर्जन करें तो इस घटना को हम रेडियो एक्टिवता कहते हैं। क्लियर। और देखिए, ये रेडियो एक्टिव पदार्थों की हम बात करें, रेडियो एक्टिव तत्वों की बात करें तो यूरेनियम है, थ्योरियम है, एक्टीनियम है, रेडियम है, पोलोनियम है। ये सब रेडियो एक्टिव पदार्थों के उदाहरण हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कि नियंत्रित एवं अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के उदाहरण दीजिए। तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया की यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो नाभिकीय भट्ठी, नाभिकीय भट्ठी में नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। नाभिकीय भट्ठी। फिर यदि यहाँ पर हम बात करें अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया की, तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा परमाणु बम। परमाणु बम हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कि ताप नाभिकीय अभिक्रिया को प्रयोगशाला में संपन्न नहीं किया जा सकता, क्यों? कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया अति उच्च ताप पर होती है। प्रयोगशाला में इतना ताप पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रयोगशाला में ताप नाभिकीय अभिक्रिया के लिए आवश्यक ताप 10 की घात 7 केल्विन प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए ये प्रयोगशाला में संभव नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संभारिक किसे कहा जाता है? संभारिक तत्व किसे कहेंगे? तो ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या तो समान होती है जबकि परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, संभारिक कहलाते हैं। जिनकी द्रव्यमान संख्या, तो यहाँ पर देखिए H13 और 2H3 दोनों की द्रव्यमान संख्या सेम है, तो ये दोनों संभारिक हैं। इसके अलावा कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14 ये दोनों भी संभारिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य एवं तारों पर कौन सी नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं होती है। देखिए, कुछ अभिक्रिया भी हमने यहाँ पर दिखाई है सूर्य एवं तारों पर कि
हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं। ये H11 और H11 आपस में मिलकर H12 का निर्माण करते हैं। पॉजिट्रॉन बनता है, न्यूट्रिनो नामक कण बनता है और ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ये जो पॉजिट्रॉन बाहर निकला, ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ में युग्म विनाश हो जाता है। यहाँ पर फोटोन उत्सर्जित होंगे, कुछ ऊर्जा भी उत्सर्जित होगी। अब ये जो H12 है, ये पुनः एक हाइड्रोजन परमाणु के साथ में मिलकर 2He3 बना लेगा। साथ में गामा किरण उत्सर्जित होगी और कुछ ऊर्जा का भी उत्सर्जन होगा। अब ये जो अभिक्रियाएं हैं, इस अभिक्रिया को मैं कह दूं 1, इसको मैं 2, इसको मैं कह दूं 3। जब पहली, दूसरी और तीसरी अभिक्रिया दो दो बार हो जाती है, उसके पश्चात होती है चौथी अभिक्रिया। चौथी अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, दो 2He3 और 2He3 आपस में मिलकर 2He4 का निर्माण करते हैं। साथ में दो हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर पुनः बाहर निकलते हैं। कुल मिलाकर यदि इस इक्वेशन को देखा जाए, एक साथ में पुट किया जाए, तो पहली, दूसरी और तीसरी अभिक्रिया दो दो बार होगी, फिर उसके पश्चात चौथी अभिक्रिया होगी। तो हमें चार हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर एक हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं। दो इलेक्ट्रॉन भी हैं यहाँ पर, दो न्यूट्रिनो कण यहाँ पर उत्सर्जित होंगे, 6 गामा फोटोन उत्सर्जित होंगे और 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का भी उत्सर्जन होगा। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिव क्षय में कौन कौन से कणों का क्षय होता है? रेडियो एक्टिव क्षय के दौरान है, देखिए कौन कौन से कण उत्सर्जित होंगे। तो अल्फा क्षय के दौरान है हीलियम के नाभिक का उत्सर्जन होता है। बीटा क्षय दो प्रकार का होता है। बीटा माइनस क्षय में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, बीटा प्लस क्षय में पॉजिट्रॉन बाहर निकलेगा। गामा क्षय के दौरान है फोटोन का उत्सर्जन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बीटा क्षय में परमाणु क्रमांक में क्या परिवर्तन आता है? एक बीटा क्षय का व्यापक समीकरण हमारे पास में है। ये हमने यहाँ पर व्यापक समीकरण बीटा माइनस से, पहले हमने दिखाया है बीटा माइनस से। इसमें एक नाभिक है अक्स, इसका परमाणु क्रमांक Z, द्रव्यमान संख्या A, और जब इसमें से बीटा माइनस से होता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ जाएगा, द्रव्यमान संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एंटी न्यूट्रिनो बाहर निकलेगा। यदि मैं यहाँ पर बात करूं बीटा प्लस क्षय की, तो बीटा प्लस क्षय के दौरान पॉजिट्रॉन बाहर निकलेगा, परमाणु क्रमांक में 1 की कमी आ जाएगी। तो क्या होगा, बीटा माइनस क्षय होता है तो परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ जाता है, क्लियर। और बीटा प्लस क्षय होता है तो परमाणु क्रमांक 1 से घट जाता है। तत्पश्चात हम कह सकते हैं कि बीटा क्षय से, चाहे वो बीटा माइनस वाला क्षय हो चाहे प्लस वाला क्षय हो, परमाणु क्रमांक में 1 की कमी या वृद्धि हो जाती है। परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ या घट जाता है। 1 से या तो बढ़ जाता है या घट जाता है, क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब विद्यार्थियों, इस चैप्टर में से एक लघुत्रात्मक प्रश्न भी पूछा जाएगा। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, 3-4 पार्ट हैं। तो द्रव्यमान क्षति वाला जो टॉपिक है उससे संबंधित क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति क्या है कि परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमान के योग से कुछ कम होता है, और इसी द्रव्यमान के अंतर को ही हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं। तो द्रव्यमान में डिफरेंस आया, उसी को ही हम द्रव्यमान क्षति कहेंगे। द्रव्यमान क्षति को हम डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूक्लियनों का द्रव्यमान और नाभिक के एक साथ में उनका द्रव्यमान है, उनमें अंतर आ जाता है, उसी को ही हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं। न्यूक्लियन का द्रव्यमान, जैसे प्रोटॉनों की संख्या Z, एक का द्रव्यमान है Mp, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान Mn, उनकी संख्या है N, और उसमें से न्यूक्लियई का द्रव्यमान घटा देंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या को A-Z भी हम पुट कर सकते हैं। फिर देखें इसका बी पार्ट, नाभिक की बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं?
तो देखिए न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों से मिलकर नाभिक बनाने पर द्रव्यमान में थोड़ी सी कमी आ जाती है, जिसको हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं। द्रव्यमान में आई यह कमी क्षति आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अकॉर्डिंग ऊर्जा में बदल जाती, जिसे नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो Eb बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वेयर। डेल्टा एम को हम जेड इंटू एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियाई इंटू सी स्क्वेयर के रूप में भी पुट कर सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जाके प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होती है? तो प्रति एकांक द्रव्यमान संख्या के लिए नाभिक की जो बंधन ऊर्जा है उसी को ही हम प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। ईबीएन से लिखते हैं, जो कि ईबी बट्टे में ऐसे हम पुट कर सकते हैं। ये हमारे पास में है ईबी का मान, इसमें एक आप भाग लगा दीजिए, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा विद्यार्थियों आपको द्रव्यमान संख्या में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के मध्य ग्राफ पूछा जा सकता है। इस ग्राफ से प्राप्त जो निष्कर्ष हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर? फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य एवं तारों पर संपन्न होने वाली नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। समीकरण R बराबर R0 एक की घात 1/3 के आधार पर दर्शाइए कि नाभिकीय द्रव्य का घनत्व लगभग नियत रहता है, अच्छा रहता है। ये भी मैंने एक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में बताया है। और वैसे आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स में आपको ये जो टॉपिक है वो मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स के लिए हमारी जो एप्लीकेशन है वो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, BCS अकेडमी। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, इसके बारे में भी हमने वैसे समझा दिया है, नाभिकीय विखंडन और संलयन अभिक्रियाओं में अंतर और एग्जाम्पल बताते हुए अंतर। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने नाभिक वाले चैप्टर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखे समझे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे समझेंगे। विद्यार्थियों हमारे साथ में यूं ही बने रहिए। फिर हम संपूर्ण बुक से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो आप हमारे साथ में यूं ही बने रहिए। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। फिर उसके पश्चात न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की हम जल्द ही सीरीज लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।